वर्तमान समय की जो मांग है वह खेती में यह है कि हम ऐसी खेती करें जिसमें श्रम और लागत में कमी आए, जिससे किसान अधिक लाभ कमा पाएँ। तो आज हम ऐसे ही विषय पर बात कर रहे हैं जिसमें किसान का लागत और श्रम दोनों में कमी ला करके किसान भाई एक साथ बागवानी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन जैसी तमाम चीज़ों को एक साथ कर भी सकते हैं और एक अधिकतम लाभ भी कमा सकते हैं। ये एक साथ जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। तो खेती कैसे एक साथ जोड़ करके खेती के अलग अलग विंग को हम का लिया जाए, चाहे हार्टिकल्चर की बात करें, फिशरीज की बात करें या हम खाद्यान्न उत्पादन की बात करें, इन सारी चीज़ों का कैसे एक साथ जुड़ाव किया जा सकता है और कैसे जुड़ाव करके लाभ को बढ़ाया जा सकता है। हमारे साथ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के साइंटिस्ट हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र संत कबीर नगर में वर्तमान में कार्यरत है, लेकिन बस्ती जनपद में आपने लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं और अपने सेवा काल के दौरान ही बस्ती जनपद को देश के सर्वोत्कृष्ट कृषि विज्ञान का खिताब भी दिलाया है। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर आरवी सिंह सर हैं और अब जानेंगे कि ये जो एक दूसरे से जुड़ी हुई खेती है इसको किस नाम से जाना जाता है और कैसे किया जाता है और किसान भाई कैसे इसको करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। सर आपका स्वागत है। और क्या है एक दूसरे से जुड़ी हुई खेती? नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि हमारे पांडे जी ने जानना चाहा है कि एक ही जगह पे बहुत सारी खेती किया जाए और बहुत सारे इसमें वो डाले जाए, कंपोनेंट को डाले जाए, जिसको हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं। और आजकल इंटीग्रेटेड फार्मिंग पूरे देश दुनिया में छाया हुआ है और इसको ठहराव खेती भी कहते हैं। जी। अस्थायित्व तो अगर खेती में लाना है तो हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ हमको जाना चाहिए। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो मॉड्यूल होता है वो हम 1 एकड़ से लेकर 2 एकड़, 1 हेक्टेयर, और उसके बाद कोई लिमिट नहीं है कि हम जितने हमारे पास जिस तरह का प्रक्षेत्र हो, 5 हेक्टेयर का, 2 हेक्टेयर का, 4 हेक्टेयर का, उसके हिसाब से हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग को कई टुकड़ों में बांटते हैं कि हमको कौन कौन से कंपोनेंट उसमें डालने हैं। जैसे हम बात करें कि इस समय हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा एक पॉन्ड्स है, मत्स्य पालन का इसमें काम हो रहा है। और जो इसका बंधा है इस पे आप देख पा रहे होंगे कि इस पे G9 का केला लगा हुआ है, चारों तरफ बंधे के लगे हुए हैं। और ये इसको पिलर दे करके नेट से इसको कर दिया गया है। तो ये एक पिकनिक स्पॉट का भी काम कर रहा है और हमारे फार्म की सुंदरता को भी बढ़ा रहा है। और इसी से सटा हुआ, इसी के बंधे से सटा हुआ देखिए हमारा मुर्गी पालन है। इसमें हमारी जो है सोनाली और बनराजा, कड़कनाथ, ये जो देसी प्रजातियां हैं या अंडा देने वाली जो और प्रजातियां हैं, उनके अलावा हम इसमें तालाब में कुछ बतख भी डालते हैं जो मछलियों को दौड़ा करके बढ़ाने में भी सहयोग करते हैं। खाकी कंबल एक बहुत ही अच्छी प्रजाति है जो हमको अंडा भी अच्छा देती है और मांस में भी उसका प्रयोग किया जाता है। तो हम बतख पालन का भी यहाँ पे काम करते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ, चूँकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक पार्ट पशुपालन है और मछलियों को गोबर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो और जो हमारे इनके बचे हुए चारे होते हैं पशुपालन में, जो जानवर हमारे खाने से बच जाता है, तो कुछ ग्रास जो हमारी मछलियां हैं वो चारे को भी खा जाती हैं, हरे चारे को। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक पशुपालन का केंद्र बना हुआ है। इसमें हम साहीवाल नस्ल की गायों को रखेंगे। अभी ये थोड़ा सा प्रोसेस में है। किसान भाई यहाँ पर एक छोटा सा अपना 2-3 पशुओं का रख सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। तो इससे क्या होता है कि इनका जो मूत्र होता है वो तालाब में चला जाता है और गोबर की जितनी आवश्यकता होती है हम तालाब में देते हैं, जो मछलियों के भोजन के रूप में काम आ जाता है। शेष जो हमारा बचा हुआ इसमें से गोबर है या जो अन्य इनकी विष्ठा है, उसको हम वर्मी कंपोस्ट या नेडप में प्रयोग करके और हम उसका बढ़िया खाद बना करके अपने बागवान में और खेती में प्रयोग करते हैं। बिजली की बचत को कम करने के लिए या बिजली जीरो करने के लिए देखिए ये सोलर प्लांट लगा हुआ है। ये 7.5 HP का सोलर प्लांट है जिससे हमारे पूरे फार्म की सिंचाई होती है। और इसी तरह का एक 5 किलोवाट का प्लांट हमारे ऑफिस के ऊपर भी लगा हुआ है जिससे हमारे पूरे ऑफिस को बिजली मिलती है, 24 घंटा अनवरत बिजली मिलती है। तो हमारी जो बिजली का खर्चा है वो जीरो हो जाता है, किसी तरह का हमको बिल नहीं देना पड़ता है और सरकार पे इसकी निर्भरता भी कम होती है। इससे सरकार को भी फायदा होता है। जी सर।
इसके सटा हुआ ये जिसको हम बागवान कहते हैं, तो यहाँ पे हमने छोटे से एक डीमो प्लांट बाग का रखा है, जिसमें हमने मदर प्लांट दिए हैं। बहुत सारे जो कलर्ड वैरायटियाँ हैं देश दुनिया की इसमें ला करके लगाई गई हैं, और इनसे हम नर्सरी में पौधा तैयार करके और अन्य भी किसान भाई जो हैं हम उनको उपलब्ध करवाते हैं। इस काम को हमारे किसान भाई भी कर सकते हैं कि वो मदर प्लांट लगा लें और एक छोटा सा नर्सरी अपना बना लें और उससे किसानों को लाभ पहुंचाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक छोटी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये हमारे तालाब के ऊपर बना हुआ है, जो हमारी तालाब की सुंदरता को भी बढ़ा रहा है और एक पिकनिक स्पॉट का। और ये अगर हम अपने फार्म हाउस पे इस तरह का बनाते हैं तो हमारे बच्चों में एक बड़ा अच्छा इंटरेस्ट डेवलप होता है। जो बच्चे हमारे बाहर रहते हैं, जब वो आते हैं तो उनको फार्म से एक जुड़ाव होता है और यहाँ पे आकर के वो फिर रुकना पसंद करते हैं। इसी तरह से बगल में हमारा नेट हाउस और पाली हाउस है, जहाँ पे हम सब्जियों की खेती भी करते हैं, नर्सरी भी तैयार करते हैं और कुछ फलों के पौधे तैयार करके हम किसान भाइयों को उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। जी जी। इसी तरह से मैं आगे दिखाऊंगा। मैंने अभी आपको बर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया पांडे जी। ये बर्मी कंपोस्ट का हमारा शेड बना हुआ है। यहाँ पे टीन शेड के नीचे हमारे ये 4 ब्लॉक बने हुए हैं, जिसमें हम बर्मी कंपोस्ट पैदा करते हैं। इसमें गड्ढे में हम सड़ी हुई गोबर की खाद और जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है इसमें डाला जाता है, और इसमें केचुए इसको सड़ा के बहुत ही अच्छी खाद तैयार करते हैं। और इसी से सटा हुआ एक हमारा अजोला का प्लांट है, जिसको हम ग्रीन गोल्ड बोलते हैं। ये इस समय इसकी सफाई की गई है, इसमें पुनः जो है डाला जाएगा। तो लेकिन इसको आप देख लें, इस तरह के हमारे प्लांट लगे हुए हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सीकरण का काम करता है, और दूसरा ये पशुओं में और मुर्गियों में ये चारा का भी काम करता है। इसमें बहुत ही अच्छी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलती है, और ये जो दुधारू पशु हैं उनमें दूध की मात्रा को भी बढ़ाता है। और सब एक चीज़ और है, धान की खेती में भी सुना है इसका उपयोग होता है। जी जी, पहले ही मैंने कहा कि ये नाइट्रोजन फिक्सीकरण का काम करता है। जैसा कि पांडे जी आपने पूछा कि धान में अजोला का क्या महत्व है, तो धान में अजोला का महत्व ये है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेता है और पौधों को उपलब्ध करवाता है। तो चूंकि अजोला पानी में या नम जगह पे ही रहता है, तो ऐसी धान की खेती जहाँ पे हमको 2 इंच लगातार पानी प्राप्त हो रहा हो या वहाँ पे बराबर नमी बनी रहती हो, ऐसे खेत में हम 1 हेक्टेयर एरिया में अगर 2 किलो अजोला का कल्चर डाल देते हैं तो वो पूरे खेत को कवर कर लेता है। जिस तरह से दही में जावन डालते हैं तो फट के दही हो जाती है, उसी तरह से इसमें चारों कोनों पर हम 2 किलो में बिखेर देते हैं तो ये पूरे खेत को कवर कर लेता है। ये नाइट्रोजन का भी काम करता है, प्लस खरपतवार को भी नियंत्रित कर देता है। कोई भी खरपतवार नहीं जमता है, तो इसमें हमारी नाइट्रोजन की बचत होती है और उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। और अगर हम रसायन फ्री खेती करना चाहते हैं तो ये हमको एक स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद भी इससे प्राप्त हो जाता है। तो ये अजोला का एक बहुत महत्वपूर्ण है अंग होता है। इसी तरह से आप देख पा रहे हो हमारे सामने ये अंजीर है, अंजीर का बाग है। इसमें देखिए अंजीर बहुत ही अच्छी फलत इसमें देखिए सामने। ये हमारे आड़ू का, जिसको हम पीच बोलते हैं, उसका पौधा है, और इसमें कितनी बढ़िया फलत जो है ये जनपद बस्ती में आई हुई है। बगल में भी एक पौधे में बहुत ही अच्छी फलत आई हुई है। फलत लगभग सब में थी, लेकिन यह है कि अभी धीरे धीरे समाप्ति की तरफ है। तो ये आड़ू का जो फसल है ये आप देख सकते हैं, और ये पहाड़ों पे ज़्यादातर जो हमारा पश्चिमी जनपद के पश्चिमी क्षेत्र में ये ज़्यादा पाया जाता है। तो ये आड़ू की खेती है। इधर हम आप देखिए नाशपाती, जो सहारनपुर साइड में बहुत फेमस है, ये नाशपाती भी यहाँ पे लगी हुई है। और ये नाशपाती की जो फलत है ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी हुई है अभी, जबकि ये 2-3 साल के ही पौधे हैं और इसमें फलत इसमें इस साल आई हुई है। इधर आप देखें ये जो है फलत बहुत ही अच्छी प्यारी फलत इसमें है। ये देखिए ये फलत जो है, इस तरह की फलत जो है इसमें नाशपाती में है। तो हम लोग नाशपाती का भी जो है यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा स्कोप है। हम लोग
हम लोग नाशपाती की भी खेती यहाँ, जैसा कि किसान भाइयों आपने देखा कि ये मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई, तो बहुत सारे कंपोनेंट को जो खेती से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मत्स्य पालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे वो बकरी पालन हो, चाहे वो आपका गाय पालन हो और बागवानी हो, ये सारी चीज़ें जब हम मिलाते हैं, हमारा जो है नेट हाउस है, पाली हाउस है, और साथ में जो हम खेती करते हैं, इन सारी चीज़ों को जब हम एक जगह पे करते हैं तो इसी को हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग के रूप में कहते हैं। और ये एक अस्थाई खेती माना जाता है। इसमें किसान के पास और जो हमारे पास जो श्रमिक होते हैं उनको 12 महीने काम मिलता है और उनका श्रम बेकार नहीं जाता है, उनके श्रम का पूरा उपयोग होता है और हमको अच्छी इनकम प्राप्त होती है। धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर आरबी सिंह सर थे, उन्होंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी एकीकृत खेती के बारे में बताया। उन्होंने बताया कैसे हम पशुपालन करके मछलियों को उनका आहार दे सकते हैं, मुर्गी पालन करके मछलियों का आहार दे सकते हैं, खेती में उनका जो बिस्टा है, जो गोबर है, जो मुर्गियों की बिस्टा है, उसको हम खेती में उपयोग कर सकते हैं। बागवानी को बताया, एकीकृत खेती को बताया, और इन सब के बीच उन्होंने बताया कि कैसे हम बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ सकते हैं, यानी जिसको हम एक्वा टूरिज्म या एग्री टूरिज्म के नाम से भी जानते हैं, उसको भी कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई खेती, और ये जो खेती है ये जोखिम को कम करती है। आपदा की दशा में बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो आपदा को सहन करने वाली होती हैं, तो एक दूसरे से जुड़ी हुई जब खेती करेंगे तो आपदा से भी हम बचेंगे, लागत में भी कमी लाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बरसात का पानी है, जो तालाब, वो उसको हम तालाब में इकट्ठा करेंगे तो हमको करना ऊर्जा पर नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने ऊर्जा के लिए जो है पानी निकालने के लिए सोलर पंप की बात की। जो ऑफिस कार्यालय आपने किसान ने बना रखा उसके लिए सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की बात की। मतलब सब कुछ एक ही जगह पर पूरी तरीके से समन्वित तरीके से जो किया जाएगा वही एकीकृत खेती है, और उसके बारे में उन्होंने विस्तृत बताया। तो वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, टेक्निकल जानकारी और व्यवहारिक जानकारी दोनों डॉक्टर साहब ने दी है। आप भी जानें और दूसरे किसान भी जानें, इसके लिए ज़रूरत है कि इस वीडियो को दूसरे किसानों तक पहुंचाएं, और ये तभी पहुंचेगा जब इसको आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, तभी ये दूसरे किसानों तक पहुंचेगा। वीडियो कैसा लगा आपके कमेंट की हमें का इंतज़ार रहेगा, उसी के ज़रिए हम अगला वीडियो की प्लानिंग करते हैं, अगले जानकारी देने की प्लानिंग करते हैं। बने रहिएगा। धन्यवाद।